Hello everyone, I am Akriti Sharma and I am here to teach you the lesson of the rat trap for your CBSE 12th exam for term 2. And I have already posted an introductory video about the rat trap, which includes everything about the author Selma Lagerlof and a short description of the story, like how it is and what is the main theme behind the story. So I have posted all those things, and now this is the video for the summary, and let's get started. Okay, so the story begins with a rat trap peddler who is in a rugged condition. Now this story, it begins with a rat trap seller. एक ऐसा आदमी जो रैट ट्रैप बनाता था और बेचता था, और उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो रैट ट्रैप का मटेरियल खरीद पाए. वो उन चीज़ों से बनाता था जो वो फार्मर्स और शॉपकीपर्स से बेग करता था. ही वॉज बेसिकली इन अ वेरी बैड स्टेट. सो द स्टोरी स्टार्ट्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रैट ट्रैप सेलर. ही इज ऑल्सो द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी. प्रोटैगनिस्ट कौन होता है? द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, जो कि स्टोरी को आगे लेके जाता है. ओके, द स्टोरी बिगिंस विद अ रैट ट्रैप पेडलर हु इज इन अ रगेड कंडीशन. रगेड मतलब बहुत खराब. He is dressed in rags and is very frail. What is frail? Weak. And looks starved. Starved मतलब भूख से मरा हुआ, बिल्कुल भूखा. He is very starved. And hunger gleams in his eyes. The author says that the hunger gleamed in his eyes. Gleamed मतलब वो hunger shine करती थी, मतलब भूख दिखती थी उसकी आंखों में, वो इतना भूखा था. Okay, so we learn he has no home and sometimes even begs and steals to survive in the world. उसके पास कोई घर नहीं है, उसके पास कोई जॉब नहीं है, और वो धीरे कभी कभी ये रैट ट्रैप तो बेचता है. वो इससे भी उसका पूरा काम नहीं चलता, तो वो छोटी छोटी चोरी चकारियां भी करता है. ओके, बेसिकली इज नॉट एन ऑनेस्ट मैन. ही लीड्स अ लोनली लाइफ विद नो वन टू केयर अबाउट हिम. उसकी लाइफ बिल्कुल लोनली है, and he's alone in the world on his own, and he has no family, no one to care about him. One fine day, it strikes to him that this whole world is a rat trap itself. Now this is the main allegory of the story. Allegory वो होती है एक मेन आइडिया जिसके ऊपर स्टोरी चलती है. तो ये एलिगरी क्या है, इसी के ऊपर पूरी स्टोरी बेस्ड है कि ये पूरी दुनिया उसके लिए एक रैट ट्रैप है. उसके लिए नहीं, सबके लिए एक रैट ट्रैप है, क्योंकि वो रैट ट्रैप के साथ रहता था. तो उसने एकदम से उसके दिमाग में ये बात आ गई कि ये दुनिया क्या है, रैट ट्रैप. अब ये रैट ट्रैप कैसे है? जैसे हम रैट ट्रैप में चूहेदानी में छोटे छोटे टुकड़े डालते हैं चूहों को बुलाने के लिए, वो खाएंगे और उसमें फंस जाएंगे. ऐसी ये जो दुनिया है, इसके अंदर बहुत सारी छोटे छोटे मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स एंड थिंग्स, जो कि वर्ल्डली प्लेजर्स जिनको बोल सकते हैं हम, like clothes, like food, like shelter, and all its cities and lands. सब कुछ जितना भी इस दुनिया में है, वो उनका एग्जिस्टेंस क्यों है? सिर्फ इसलिए कि वो हमें ल्योर कर पाए. एज ह्यूमन बीइंग्स हम उसके अंदर ल्योर होते हैं, मतलब लालच पैदा करते हैं वो हमारे लिए, और हम उनके लिए जाते हैं. जैसे ही हम उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, उनको हासिल करने की कोशिश करते हैं, वी ट्राई टू अचीव ऑल दीज थिंग्स, द वर्ल्ड क्लोजेस अपॉन अस एज अ रैट ट्रैप, thus compromising our freedom, और हमारा डाउनफॉल वहां से शुरू हो जाता है. तो ये मेन इसकी थ्योरी है. अच्छा, जो लोग सिर्फ समरी पढ़ के और क्वेश्चन आंसर्स करने की कोशिश करेंगे, उनको मैं बता दूं कि केवल समरी से काम नहीं चलेगा, चाहे आप मुझसे पढ़े या किसी और से. बट प्लीज डू read the entire story and do go through the entire story, because there will be questions. बीच बीच में से आपसे कोई पूछा जा सकता है, कोई फ्रेज दिया जाएगा आपको, और एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि ये फ्रेज जो कह रहा है या कह रही है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या उसके साथ ऐसा हुआ है जो ये कह रहा है. सो यू शुड नो द डायलॉग्स. तो एक बार आपको पूरी स्टोरी तो पढ़नी ही है, केवल समरी पढ़ के आप लोग क्वेश्चन आंसर्स मत करिए. दैट विल बी माई सजेशन. ओके, इफ वी टच इट, इट विल ट्रैप अस एंड नेवर लेट अस गो. अगर हम उसे छुएंगे तो हमें ट्रैप कर लेगा, कभी जाने नहीं देगा. ही गोज ऑन टू थिंक दैट देयर आर पीपल आउट देयर who are already in this rat trap and reaching for the bait. जब वो घूम रहा होता है गलियों में ऐसी आवारा की तरह, बिकॉज अ वैगाबॉन्ड, इसको पेडलर को हमने वैगाबॉन्ड भी बोला है. ओके,
बहुत सारे आंसर्स में हमने, क्योंकि एंड तक इसका नाम नहीं दिया हुआ है स्टोरी में, समटाइम्स वी आर कॉलिंग हिम द पेडलर, क्योंकि वो छोटी छोटी चीजें बेचता था, घर घर जाके रैट ट्रैप बेचता था। और वैगाबॉन्ड का मतलब होता है जॉबलेस और होमलेस, तो उसको वैगाबॉन्ड भी बोल सकते हैं हम। ओके, तो ये वैगाबॉन्ड जो था, तो इसने क्या किया, इसने सोचा कि जो रैट ट्रैप है उसके अंदर कौन कौन से लोग ऑलरेडी फंस चुके हैं जो उसकी जान पहचान में थे, और कौन से अभी उस बेड के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं और अभी फंसने वाले हैं लेकिन फंसे नहीं है। और ये सब सोच के उसको बड़ी खुशी मिलती थी। क्यों? क्योंकि दुनिया ने तो उसको कुछ नहीं दिया था। ही वॉज एन वी कैन कॉल इट, ही वॉज अ डिप्राइव्ड पर्सन, ही वॉज बेसिकली अ टोटल फेलियर। तो जिसको कुछ नहीं मिलता वो सोच लेता है कि अंगूर खट्टे हैं। तो उसने भी सोचा कि ये दुनिया बेकार है, अच्छा है मैं इन सब चीजों में नहीं पड़ रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये जो भाग रहे हैं ना सबके, कोई गाड़ियों के पीछे भाग रहा है, कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, ये सब जो है ना ये मिथ्या है। अभी ये सारा वर्ल्ड जो है ना ट्रैप है, अभी ये सब जाएंगे इसके पीछे और वर्ल्ड इनको पकड़ लेगा, दुनिया इनको इसको जकड़ लेगी दुनियादारी में, तो और इनका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, फिर इनकी सारी फ्रीडम खत्म हो जाएगी। तो उसको ऐसा सोचने में बहुत मजा आता था, क्योंकि जुएदानी कोई अच्छी चीज तो होती नहीं है। तो दुनिया जो है वो, उसके लिए दुनिया की पिक्चर क्या थी, एक बुरी पिक्चर थी, एक ट्रैप की पिक्चर थी, जो कि अपने आप में एक बुरी चीज है। ओके, नाउ ऑन वन कोल्ड इवनिंग ही रीचेस एट अ कॉटेज टू आस्क फॉर शेल्टर। एक मतलब ये स्टोरी जो है ये क्रिसमस से एक दिन पहले का पूरा डिपिक्शन है इसमें, व्हेन यू विल गो अहेड यू विल कम टू नो। एंड ये जो स्टोरी है इसमें क्रिसमस से पहले ऑब्वियसली बात है ठंड होगी। तो एक ठंडी सी इवनिंग थी और ये जा रहा था, तो उसको एक कॉटेज दिखा, छोटा सा लिटिल ग्रे कॉटेज वो दिखा, और उसने उसको नॉक किया। किसके लिए नॉक किया? शेल्टर के लिए। तो अब देखते हैं हम आगे। He reaches at a cottage to ask for shelter. An old crofter lived in that cottage who took in the peddler. उस कॉटेज के अंदर रहता था एक क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर कौन होता है? जो जमीन को किराए पे लेके और उसके अंदर काम करते हैं, फार्मिंग करते हैं बेसिकली, और उसमें जो प्रोड्यूस होता है, जो उनकी खेती की जो पैदावार होती है उसको, उसके प्रॉफिट को बांट लेते हैं। तो एक टाइम पे क्रॉफ्टर था, तो इसलिए उसको लोग उसके लिए क्रॉफ्टर वर्ड यूज किया हुआ है। अभी वो क्रॉफ्टर नहीं है, बट उसके लिए यूज किया हुआ है क्रॉफ्टर। ओके, नाउ तो उसने दरवाजा खोला और उसको अंदर ले लिया। वो उसको जानता नहीं था आपस में, लेकिन वो क्रॉफ्टर अकेला रहता था, तो उसको लगा अरे चलो मेरे को कंपनी हो जाएगी, तो ही टुक द पेडलर इन। नाउ द क्रॉफ्टर नीडेड कंपनी। क्रॉफ्टर को क्या चाहिए था? सिर्फ कंपनी। उसका और कोई मोटिव नहीं था। इट वॉज ओनली द कंपनी दैट द क्रॉफ्टर नीडेड। सो ही वेलकम्स द पेडलर। He gives him hot food and even tobacco to smoke. उसने उसे गर्म खाना भी दिया और टोबैको भी दिया फूकने के लिए, क्योंकि उससे उसे गर्मी आए। फिर उसके बाद उन्होंने लेट नाइट में कार्ड्स खेले, गेम्स खेले, एंड दे केप्ट टॉकिंग। नाउ दे प्ले cards and start talking. The peddler learns that the crofter got 30 krona. This is not kronor, this is krona. And what is krona? It is Swedish करेंसी। क्योंकि ये स्टोरी जो है वो स्वीडिश बैकग्राउंड में लिखी हुई है, इसकी ऑथर स्वीडिश थी, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे क्रोना यूज किया है, जस्ट लाइक वी इंडियन ऑथर्स यूज रुपीज एज अ करेंसी। ओके, फॉर सेलिंग हिज काउ व्हिच ही कीप्स इन अ पाउच ऑन द विंडो फ्रेम। नाउ जो उसको 30 क्रोना जो मिले थे, उसने उसको वो दिखाए कि ये मैं पाउच में रखता हूँ, और उसके पास एक गाय थी। तो वो जो गाय का जो दूध निकलता था, जो वो दूध देती थी गाय, उसकी क्रीम को वो उसको दूध को वो क्रीम की फैक्ट्रीज पे सेल करता था, तो उससे उसको पैसा मिलता था। और वो जो 30 क्रोना उसने अर्न करे थे, वो उसने क्या किया, उसको दिखा दिए कि देखो मैंने ये देखे। उसको लगा कि ये मैं इसको बोल रहा हूँ कि मेरे पास इतना पैसा है तो ये मानेगा नहीं, तो उसने निकाल के और नोटों को दिखाया। नाउ द पेडलर लीव्स द नेक्स्ट डे, बट आफ्टर सीइंग द क्रॉफ्टर लीव हिज कॉटेज ही कम्स बैक टू स्टील द पाउच ऑफ मनी। अब अगले दिन क्या हुआ, दोनों लोग अपने अपने रास्ते निकल गए सुबह, बट आधे घंटे बाद पेडलर वापस आया। उसने उसकी विंडो की जो शीशा था वो तोड़ा, और वो हाथ डाल के उसने पाउच को निकाला, उसमें से 30 क्रोनर निकाले और वापस से पाउच को वहीं टांग दिया। तो बेसिकली पेडलर ने क्या किया, पेडलर ने उसका ट्रस्ट बिट्रे कर दिया और उसके यहाँ चोरी करी। और जो क्रॉफ्टर था वो ऑब्वियसली
उसने बहुत बेवकूफ़ी दिखाई थी अपने घर का पैसा एक स्ट्रेंजर को दिखा के कि कहाँ पे मैं रखता हूँ। तो ये है स्टोरी। नाउ आफ्टर स्टीलिंग इट ही टेक्स द वुड्स टू रिमेन अनसस्पेक्टेड। उसको चोरी करने के बाद उसने क्या सोचा, मैं मेन सड़क पे जाऊंगा तो कोई मेरे पीछे आके मुझे पकड़ सकता है। तो उसने क्या किया, उसने कच्चा रास्ता लेके और फॉरेस्ट की तरफ चला गया, जंगल में चला गया। ऐसे जंगल में कोई उसको पकड़ नहीं पाएगा। नाउ टू रिमेन अनसस्पेक्टेड मतलब मेरे पे शक न जाए। In the wood, the peddler meets an iron master who mistakes him to be his old comrade. तो जब वो वुड्स में जाता है, फॉरेस्ट में जाता है, तो वहां पर उसे एक आयरन मास्टर मिलता है। वहां पे बेसिकली एक आयरन फॉर्जरी होती है, आयरन फॉर्ज होती है। फॉर्ज इज एक जगह जहाँ पे आयरन को मेल्ट किया जाता है और उसको अलग अलग फॉर्म्स दिए जाते हैं। फैक्ट्री बेसिकली आयरन की। तो वहां पर जाता है क्योंकि उसको ठंड लग रही होती है, वहां पे जाके बैठ जाता है वो। तो वहां पे जो आयरन मास्टर होता है, हु इज द ओनर ऑफ दैट रैम्यो आयरन वर्क्स, जो उसका नाम है फैक्ट्री का, तो उसकी जो दाढ़ी बड़ी होती है पेडलर की और गंदे कपड़ों में होता है वो, तो वो आयरन मास्टर को लगता है कि ये इसका ओल्ड आर्मी बडी है। क्योंकि आयरन मास्टर पहले आर्मी में था और एक आदमी था उसके साथ जो उसका मतलब दोस्त था वो, तो उसको लगता है कि ये वो है जिसने मेरे साथ जंग लड़ी थी, ये वो है। तो उसको लगता है अरे ये क्या हो गया इसके साथ, मैं इसको घर ले जाता हूँ, इसको थोड़ा खाना पीना खिलाता हूँ। तो आयरन मास्टर उसको मिलता है और आयरन मास्टर उसको अपना ओल्ड बडी समझ लेता है। ठीक है, he mistakes him for his old comrade. He invites him over for Christmas, but he refuses. अब आयरन मास्टर उसे कहता है कि कल क्रिसमस है, तुम हमारे यहाँ चलो, हम तुम्हारी अच्छे से आओ भगत करेंगे और हमारे साथ मनाना, हम तुम्हें खाना देंगे, हमारे पास बहुत है, तो तुम चलो। लेकिन वो मना कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके दिल में चोर होता है, उसको मालूम है मैं चोरी करके आया हूँ तो मैं फंस सकता हूँ, इसलिए ही refuses the invitation. But then the daughter of the iron master persuades him to come. वो उसे बहुत अच्छे से प्यार से मना लेती है कि आप चलिए हमारे साथ और हम क्रिसमस अच्छे से मनाना चाहते हैं, और बहुत पोलाइट तरीके से उसको मना लेती है चलने के लिए। तो वो उनके साथ चला जाता है। और उसका नाम क्या है आयरन मास्टर का, मास्टर की डॉटर का? एडला। द होल नेम इज एडला Wilmanson. Now, the Iron Master's daughter Edla visits him and insists him to stay with them. In between, he feels sorry for stealing the crofter's money. फिर जब उसके साथ इतना अच्छा होता है, उसे धीरे धीरे लगता है कि अरे मैंने क्रॉफ्टर के साथ गलत किया, क्योंकि वो इतना अच्छा उसको बिहेव मतलब उसको फील कराती है कि नो यू आर गुड और आप हमारे साथ चलो और हमारा तो क्रिसमस अच्छा हो जाएगा आपकी प्रेजेंस से। तो उसे बहुत अच्छा फील कराती है वो। He treats him with love and compassion. Now, they help the peddler get a makeover and dress him in nice clothes. तो अगले दिन सुबह वो पेडलर को अच्छे से बात देके उसकी शेव बना के उसको अच्छे कपड़े पहना के तैयार करते हैं। मतलब वो उनका जो सर्वेंट होता है वो तैयार करता है। तो जैसे ही वो डाइनिंग हॉल में आता है, आयरन मास्टर उसको पहचान लेता है कि ये तो वो है ही नहीं, क्योंकि वो रात में देख नहीं पाया था, उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी और उसको लगा अरे ये तो बहुत बुरी कंडीशन में, उसके दिमाग में ये सोचना भी नहीं चाहे कि ये और है और हो सकता है। तो वो उसको पहचान लेता है। Nice clothes and shaved his beard off. After this, the Iron Master realizes he has made a mistake. The peddler was not his comrade. वो उसका comrade नहीं है, उसने उसको गलती कर दी, उसको ये जान के कि उसका कॉमरेड है, उसे घर ले आया। बेसिकली ही गॉट अ स्ट्रेंजर इनटू हिज हाउस। तो उसके अंदर ये इनसिक्योरिटी जाग जाती है और उसको ये भी लगता है कि ये धोखेबाज है, इसने मुझे बताया नहीं कि मैं वो नहीं हूं। लेकिन उसने बताना चाहा था, इसने सुना भी नहीं था। उसने एग्जैक्टली ये नहीं बताया कि हाँ मैं वो नहीं हूं, मैं कोई और हूं। उसने रिफ्यूज किया जाने से कि मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन फाइनली फिर उसने ये सोचा, क्योंकि आयरन मास्टर की डॉटर ने उसे बहुत अच्छी तरह ट्रीट किया, तो वो चला गया। उसने ये भी सोचा था कि मुझे 1-2 करोड़ दे देंगे। नाउ thus the iron master thinks he is a fraud and decides to turn him in. उसने आयरन मास्टर ने सोचा कि फ्रॉड है और उसने उसको बाहर निकालने का सोचा। However,
एडला इंसिस्ट ऑन लेटिंग हिम स्टे एंड सेलिब्रेट क्रिसमस विद देम, लेकिन एडला ने उसको किसी तरह मना के रोक लिया. हर फादर अग्रीज एंड दे सेलिब्रेट क्रिसमस टुगेदर. पापा भी मान गए उसके, क्योंकि वो एडला उसकी अकेली इकलौती बेटी थी, तो उसकी बात उनको माननी पड़ी, एंड उन्होंने क्रिसमस साथ में सेलिब्रेट किया. The next day, the iron master and Edla learned that the peddler was a thief through the church about the incident at the old crofters. अगले दिन जब वो क्रिसमस पे चर्च गए, तो वहां पे ओल्ड क्रॉफ्टर भी था, क्योंकि वो ज्यादा दूर तो रहता नहीं था, तो चर्च में आया था और चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि एक रैट ट्रैप सेलर था जिसके गले में रैट ट्रैप्स लटके हुए थे, और मैंने उसको एक तो पनाह दी रात में, लेकिन वो उसने क्या किया, वो मेरा चोरी करके चला गया, मेरे 30 क्रोनो ले गया. वहां पे चिल्ला रहा था, तो वहां सबको मालूम पड़ गया. तो अब ये भी थे, इनको भी मालूम पड़ गया. अब लौटते में वो आयरन मास्टर बड़बड़ा रहा था अपनी बेटी पे कि मैंने कहा था कि इसको अंदर मत लो, इसको जाने दो, इसने मेरे साथ धोखा किया, इसने बताया नहीं. बट एडला जो थी वो बिल्कुल चुप थी. उसको कहीं ना कहीं यकीन था कि उसकी अच्छाई की वजह से उसके अंदर भी अच्छाई जागी, और वो उसके साथ ऐसा नहीं करेगा कि जब ये लोग जाएंगे तो वहां से वो कुछ चुरा के भाग जाए. फिर क्या हुआ, लेट्स सी. Next day, the iron master and Edla learned that the peddler was a thief through the church about the incident at the old crofters. They head home in a hurry, thinking he must have stolen all the silver. घर वापस जल्दी पहुंचे, उनको लगा हमारी सारी चांदी गई आज तो. Now, however, to their surprise, the peddler did not steal a thing. उसने एक भी चीज नहीं चुराई थी और वो जा भी चुका था. उसके ऊपर से उसने क्या किया था पेडलर ने, he left a note for Edla in the form of a tiny rat trap. उसने एडला के लिए टाइनी रैट ट्रैप छोड़ा था, थोड़ा सा गंदी तरीके से उसको कवर करके, गिफ्ट रैप करके, और उसमें एक नोट था. नोट तो ऊपर था और रैट ट्रैप के ऊपर कवर चढ़ा हुआ था. There was also a note thanking her for her kindness, which saved him from the rat trap he got caught in. उसके अंदर जो नोट था उसमें लिखा हुआ था, जो रिटन नोट था, लेटर था, उसमें लिखा हुआ था एडला के लिए कि आई थैंक यू कि तुमने मुझे इस रैट ट्रैप में फंसते फंसते बचा लिया. अब इसने ऐसा क्यों लिखा, मैं बता देती हूँ आपको. बिकॉज जब वो क्रॉफ्टर से पैसा चुरा के लाया था और वो फॉरेस्ट में खो गया था, तो वो इतनी बुरी तरह खो गया था कि वो गोल गोल चक्कर घूमे जा रहा था और वो उसी जगह पे आ रहा था. उसको समझ नहीं आ रहा था रास्ता की जाना कैसे है. उसको लगा ये तो रात है, जंगल है, मैं गया. तो उसको लगा कि मैं 30 क्रोनो चुरा के लाया हूँ, इट वॉज एक्चुअली अ बेट फ्रॉम द वर्ल्ड टू कैच मी, एंड नाउ आई हैव गॉट कॉट इन द रैट ट्रैप. लेकिन एडला ने क्या किया, वो एडला उसको पोलाइटली मना के अपने घर ले गई. उसने उसको इतनी अच्छी तरह उसको ट्रीट किया, बिल्कुल जैसे कोई गेस्ट आता. ऐसे नहीं कि किसी हमने सड़क चलते आदमी की मदद कर दी, ठीक है, उसको एक कोने में बिठा दिया और उसको खाना दे दिया, उसने कहा ठीक है भैया अब तुम जाओ, तुम्हारा हो गया. ऐसे नहीं, उसने बिल्कुल उसको अपने एक गेस्ट की तरह ट्रीट किया. उसने उससे बहुत प्यार से बात करी, बहुत पोलाइटली, काइंडनेस, लव, कंपैशन एंड एवरीथिंग, जो उसके पास जितनी अच्छी गुड क्वालिटीज थी वो सब उसने उसके ऊपर एक तरह से मतलब बरसा दी बिल्कुल. तो फिर क्या हुआ, उसने जो ये सारी चीजें करी, उसने उसको चेंज कर दिया, उसने उसको रैट ट्रैप से बचा लिया. तो उसने क्या किया, पेडलर ने जो वो 30 क्रोनो चुराए थे वो रैट ट्रैप के अंदर रखे, गिफ्ट रैप करके एडला के घर छोड़ दिए थे, और कहा था ये रैट ट्रैप ये क्रॉफ्टर के घर में आप वापस कर दें उसको. तो व्हाट डिड ही मीन बाय सेविंग हिम फ्रॉम नॉट गेटिंग कॉट इन द रैट ट्रैप. उसने क्या बोला एडला को, दैट आई थैंक यू फॉर नॉट लेटिंग मी गेट कॉट बिकॉज दिस 30 क्रोनो I am returning and please give it to the crofter. तो एडला बेसिकली सेव्ड हिम फ्रॉम द फॉरेस्ट, जो उसे लग रहा था मेरा ट्रैप है. एंड उससे बड़ी बात, उसने उसको एज अ ह्यूमन, उसको स्टूपिंग लो जो उसके अंदर हो गया था, जो वो बहुत नीचे गिर गया था अपनी ह्यूमैनिटी को लेके, अपने प्रिंसिपल्स को लेके एज अ ह्यूमन, जो कि नॉर्मली जनरल सी ह्यूमन के अंदर वैल्यूज होती है, वो सब उसके अंदर नहीं थी, वो सब उसने फिर से जगाई. द ऑनर दैट she produced in him by treating him with respect and love. तो इसलिए उसने कहा कि आपने मुझे इस रैट ट्रैप में कॉट होने से बचा लिया,
Most importantly, he also left the Crofter's money asking to return it to him, और उसने पैसे भी वहीं छोड़ दिए. So अब हमारा इसका कंक्लूजन क्या है बेसिकली स्टोरी का? स्टोरी तो यहाँ पे खत्म हो गई. तो स्टोरी का कंक्लूजन बेसिकली क्या है कि अगर आप किसी से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशंस अल्टीमेटली उस आदमी को वैसा ही बना देती है जैसे आप उसको एक्सपेक्ट करते हैं कि वो है. नाउ अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली. कि थोड़ा भूल भुलैया लग रहा है बट अंडरस्टैंड. सबसे पहले अगर आप किसी आदमी को एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ उसमें एक मीडियोकर सा दिमाग है, ओके, यू आर नॉट इनटू दैट मच, ये आपके बस की बात नहीं है, तो वो अल्टीमेटली बिलीव करता है कि उसके बस की बात नहीं है. ये मैंने बहुत स्टूडेंट लेवल पर आकर समझाया. अल्टीमेटली बिलीव करता है. एंड इफ ऑन द अदर हैंड यू टेल द पर्सन दैट नो यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, सो अल्टीमेटली ही बिलीव्स दैट ही कैन डू इट. सो द कंक्लूजन इज, moral of the story, that many people rise and shrink to the expectation of others. आप या तो वो राइज कर जाते हैं अगर उनकी अच्छी, आप उनसे अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं, बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, तो वो उस पर खरा उतर के दिखाते हैं आपको. और अगर आपकी ऑन द अदर हैंड एक्सपेक्टेशन बहुत कम है तो उनका पोटेंशियल, उनकी कैपेबिलिटी सब बहुत कम हो जाती हैं. तो वो कैसा रिएक्ट करते हैं, जैसा आप उनको एनर्जी देते हैं वो उसी तरह रिएक्ट करते हैं. नाउ टू सम अप वी लर्न दैट वी कैन चेंज द वर्ल्ड थ्रू काइंडनेस एंड कंपैशन. ये इसकी एक दूसरी सीख है. क्या है कि पूरी दुनिया को आप काइंडनेस एंड कंपैशन से चेंज कर सकते हैं. इन दो जो ये फीलिंग्स हैं इनमें इतनी ताकत है कि ये पूरी दुनिया को चेंज कर दे. बिकॉज जो क्रॉफ्टर था वो थीफ था और मतलब वो एक बहुत उसूलों वाला आदमी तो था नहीं. He was a petty thief जो मौके का फायदा उठा के भाग गया था. और तो उसने एडला की जो पोलाइटनेस थी, उसकी जो काइंडनेस थी, उसने उसको चेंज कर दिया. In addition, it teaches us that materialistic things never bring inner joy, only love and respect does. और जो इनर जॉय आपकी है वो आपको, असली खुशी जो है वो कभी भी आपको मटीरियलिस्टिक चीजों से नहीं मिलती. उसने 30 क्रोना उसके पास थे लेकिन तब भी वो बेचैन था. उसको बिल्कुल भी खुशी नहीं थी. उसको खुशी कब मिली? जब एडला ने उसे अच्छी तरह ट्रीट किया और जब उसने क्रोना वापस कर दिए. ऑन अ बैलेंस वो उसको नुकसान ही हुआ लेकिन वो खुश था. क्यों? क्योंकि इनर जॉय इन मटेरियलिस्टिक चीजों से नहीं मिलता. वो किससे मिलता है? व्हेन यू गिव लव एंड रेस्पेक्ट टू समवन. ओके, नाउ वी कम टू एन एंड ऑफ द स्टोरी एंड ये समरी का कंक्लूजन था. एंड ये 2 पॉइंट्स आप अगर दिमाग में रखेंगे तो आप इसके ऊपर इलैबोरेट कर सकते हैं. दिस इज 1 एंड दिस इज 2 एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब जब भी अगर मॉरल की बात होगी, मॉरल ऑफ द स्टोरी, तो ये 2 पॉइंट्स आप जरूर लिखिए एंड यू कैन इलैबोरेट ऑन दैट एंड आई एम श्योर योर आंसर विल बी वेरी गुड. ओके, नाउ वी कम टू एंड ऑफ द वीडियो and I hope you understood something out of it, and if you did then please do like, share, comment and subscribe. Thank you.